हेलो। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा JIGL और JIGL के अंदर मेरे ख्याल से आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 2। ये JIGL के अंदर लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर है हमारा CPC। चैप्टर कौन सा है? CPC का मतलब क्या? सिविल प्रोसीजर कोड। तो लास्ट टाइम जो पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ आपको पता है काफ़ी कुछ, और आज वो कराने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। आज वो चीज़ें आपको कराने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर आपके आएंगी, तो बिल्कुल ध्यान से करना इसको। लिखना एक बार, नोट्स बनाएंगे, फिर आते हैं मॉड्यूल के अंदर। डिसीजन ऑफ कोर्ट, डिसीजन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का डिसीजन आता है। कितने कोर्ट हैं? 2। कौन कौन से? सिविल, इसको ऑफ कर दो, इस फैन को। एक सिविल हो गया, दूसरा सिविल कोर्ट, मेरे सर पे दर्द होने लग गया हल्का सा। क्रिमिनल कोर्ट, क्वासी कोर्ट, एक नया आपको वैल्यू एडिशन करवाया, क्वासी कोर्ट। एनी डाउट? अब डिसीजन आएगा, इन सब का क्या आएगा? डिसीजन मतलब फैसला। तो यहां पे हम लोग कहते हैं सिविल कोर्ट में ऑर्डर आता है, डिक्री आती है, जजमेंट, है ना। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे डिसीजन को क्या बोलते हैं? हाँ जी, CRPC में मर्डर हो गया, सेंटेंस पास किया जाता है, नाम तो सुना ही होगा। यहां पे जो पास होता है वो सेंटेंस पास होता है। क्वासी कोर्ट में जो डिसीजन होता है वो क्या होते हैं? अवार्ड। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्वासी कोर्ट पता ही है ना। एग्जाम्पल NCLAT, ITAT, इनकम टैक्स अपीलिंग ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलिंग ट्रिब्यूनल। ठीक। और ये मान के चल रहा हूँ आपको पता है ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, जजमेंट क्या है। ठीक। ऑर्डर क्या है? एक बार सिंपल वर्ड्स, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर के अंदर एक डायरेक्शन दी गई है। सीधी सिंपल सी बात बोलें तो ऑर्डर में एक डायरेक्शन दी गई है कि भाई, एक मैंने बताया था, एक फीमेल ने बोल दिया था कि मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उसने बोल दिया ये है कौन? तो कोर्ट ने, मतलब कि जज साहब ने डायरेक्शन दे दिया, पहले क्या करो, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ, प्रूव करो ये तुम्हारा हस्बैंड, ये तो मना कर रहा है। ठीक है, आज की हियरिंग खत्म। डिक्री क्या है? आपके राइट और लायबिलिटी डिसाइड हो गई। राइट और लायबिलिटी आपकी डिसाइड हो चुकी है, कोर्ट का फैसला आ चुका है। और जजमेंट क्या है? हाँ, रिटन में जज ने वो सब कुछ बता रखा है, लिखा होता है हर सब कुछ पूरा A to Z। बताया था कि आपकी पूरी किताब के अंदर डिक्री है, जजमेंट्स नहीं है। जजमेंट तो भाई साहब पूरी किताब बन जाएगी। चलें आगे। मुझे पढ़ाना है CPC है, मैंने ये बता दिया है। आने वाले टाइम पे जब CRPC कराऊंगा वहाँ काम आएगा। क्वासी कोर्ट भी मुझे कराना है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पे क्वासी कोर्ट करेंगे हम लोग। चल, मतलब इतनी नॉलेज हो जाएगी आपको, आधे से ज़्यादा कानून सीख लोगे आप। CPC, CRPC, एविडेंस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते। CPC, हाँ जी। CPC में क्या आया? डिसीजन। इसमें लिखो 2 बातें। डिसीजन इंटरिम होता है, पहले ही बता दिया, जो आज करा रहा हूं पेपर में आएगा। डिसीजन इंटरिम होता है, डिसीजन फाइनल होता है। फाइनल डिसीजन, इंटरिम डिसीजन, फाइनल डिसीजन। जो इंटरिम है
उसे बोलते हैं ऑर्डर। इंटरिम को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और ऑर्डर का मतलब क्या है वो आपको बताइए, डायरेक्शन, कि कोर्ट यहाँ पे डायरेक्शन देता है। कोर्ट यहाँ पे राइट और लायबिलिटी डिसाइड नहीं करता, राइट और लायबिलिटीज़ यहाँ पे डिसाइड नहीं करता। तो राइट और लायबिलिटीज़ यहाँ पे डिसाइड नहीं होती। और ऑर्डर के अगेंस्ट, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ध्यान रखना, वो लेडी को बोला है क्या प्रूफ लेके आ, ये तेरा हस्बैंड है, उसके लिए अपील करेगी क्या? वो तो प्रूफ लेके आ तो लेके आ, तो अपील नहीं कर सकते आप। तो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती। पर इसकी 5 एक्सेप्शन है, मतलब 5 केस बताऊंगा आपको जहां पे ऑर्डर अपीलेबल है। और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ओनली 1 अपील इज अलाउड। मतलब समझे, एक ही बार अपील अलाउड है, दोबारा आप अपील नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट अपील अलाउड है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फर्स्ट अपील अलाउड है, सेकंड अपील आप कर नहीं पाओगे, सेकंड अपील आप नहीं कर पाओगे। क्या सीखने को मिला कि जो इंटरिम डिसीजन आता है उसको ऑर्डर बोलते हैं सीपीसी में, और जो फाइनल आता है इसके अंदर भी 2 होते हैं। फाइनल के अंदर एक प्रीलिमिनरी होता है, एक प्रीलिमिनरी डिक्री होती है और एक फाइनल होती है। और यही एग्ज़ाम में आता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे बुक में तो डिफरेंस बिटवीन है, वो तो बुक में कहाँ घुमा रखा है। चलो आप लिख लो यहाँ पे, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल। तो फाइनल जो डिसीजन आएगा उसके अंदर क्या होती है, डिक्री होती है। और डिक्री जो होती है वो प्रीलिमिनरी होती है और फाइनल होती है। डिक्री का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, राइट एंड लायबिलिटी डिसाइड हो जाते हैं। मतलब डिक्री इज़ अ कंक्लूसिवली हमने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया आपके पार्टीज़ के राइट और लायबिलिटीज़ को कंक्लूसिवली डिसाइड कर दिया। क्या डिक्री में अपील हो सकती है? वेरी गुड, इसमें तो करते ही हैं लोग अपील। और फर्स्ट अपील, यस। और जब फर्स्ट अपील होती है तो जो एप्लीकेशन लगाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बात है। और सामने वाला रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट अपील भी होती है इसमें और सेकंड अपील भी होती है। यहाँ ओनली क्या है? फर्स्ट अपील। किस में? ऑर्डर में। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या इंटरिम मतलब ऑर्डर है और इधर क्या है, डिक्री है, क्या दोनों के अंदर जजमेंट आती है? दोनों में, दोनों में ही आएगी जजमेंट। हाँ, तो दोनों के अंदर क्या आती है? जजमेंट आती है। तो जजमेंट दोनों के अंदर आती है, चाहे ऑर्डर हो चाहे डिसीजन। जजमेंट को लिख लेना, आप कहीं भूल जाओ। जजमेंट इज रिटन बाय द जज। जजमेंट का मतलब क्या है? इज रिटन बाय जज। हाँ जी, बिफोर
हाँ क्या बात है, बिफोर डिक्री और ऑर्डर, बिफोर डिक्री और ऑर्डर। और मैंने बोला कि डिक्री अपीलेबल है, पर इसकी भी क्या है, दो एक्सेप्शन है जहाँ पे डिक्री अपीलेबल नहीं होगी। और आपको पता है जहाँ एक्सेप्शन ICSI वहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। इन जनरल तो उसको पता है, सभी ने पढ़ाई कर रखी है। सबसे पहले आ जाओ आप मॉड्यूल में। बाकी ये टर्म बताऊंगा आपको धीरे धीरे। सबसे पहला आ गया डिक्री। और डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब लिख लो, जो डिक्री होती है वो एक जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होती है। जैसे एफिडेविट बनता है नॉन जुडिशियल पेपर पे बनता है, बताया था मैंने आपको। और जो कोर्ट अपनी डिक्री देता है वो जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे देगा। बाकी एडजुडिकेशन आपको पता ही है ना, जिसमें एविडेंस भी है, विटनेस भी है और विजडम भी है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। तो डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एक एडजुडिकेशन है। एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है मतलब कि वो एक जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे दी गई है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला सुनाया है कोर्ट ने। और वो फैसला कैसा है, कंक्लूसिव है, मतलब कि वहाँ पे राइट और लायबिलिटी क्या हो चुके हैं, वेरी गुड, डिसाइड हो चुके हैं। लिखा भी है थर्ड पॉइंट में, डिटरमाइन कर चुके हैं। और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, या तो ऑल कर चुके हैं और या एनी ऑफ द मैटर जो कंट्रोवर्सी के अंदर है। ऑल का मतलब सारे कर चुके हैं, मतलब अगर ऑल कर चुके हैं मतलब फाइनल डिक्री, यस और नो। और अगर अभी कुछ बाकी है तो प्रीलिमिनरी, अगर कुछ बाकी है तो प्रीलिमिनरी। पांचवा पॉइंट क्या लिखा है, इन अ सूट, सूट के अंदर और मे बी आइदर, ये देखो आ गया, आइदर प्रीलिमिनरी, ठीक है ना, प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। तो ये प्रीलिमिनरी लिख लेना, आइदर प्रीलिमिनरी डिग्री है या आइदर फाइनल डिग्री। देखो क्या कहता है, बट द डिग्री नॉट इंक्लूड, डिग्री के अंदर दो चीज़ें नहीं आती, डिग्री के अंदर दो चीज़ें नहीं आती। पहली चीज़ बी वाली देखो क्या है, एक ऑर्डर है जो इसने डिसमिस्ड कर दिया है, डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, मतलब लिखना इसका, दैट इज द प्लांट, दैट इज द प्लांट इज डिसमिस्ड, दैट इज द प्लांट इज डिसमिस्ड। हिंदी में बोले गरिमा तो खारिज कर देना। वेरी गुड, क्या बोलोगे, प्लांट। एग्जाम में ये वर्ड यूज़ करोगे, देखो 60+ जो आपने सोचा है आएंगे JIL, CPC में ये वर्डिंग यूज़ करनी होगी आपको। आपने प्लांट लगा, प्लांट आपने बोला था CPC के अंदर, सिविल कोर्ट को बोला था कि सर मैं ना किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपकी उस प्लांट को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया, तो उसको डिक्री नहीं बोला जाएगा ना, फिर वो डिक्री थोड़ी ना है कोई, वो तो जज का क्या है, एक ऑर्डर है, वो जज का क्या है, एक ऑर्डर। अभी बात करेंगे इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो या
नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? एडजुडिकेशन। पहला समझ में आ गया ना सबको? दूसरा क्या है? एडजुडिकेशन, फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ये क्या कहानी है? एडजुडिकेशन तो क्या होता है? अभी तो बात कर रहे थे एडजुडिकेशन क्या है। एविडेंस है, विटनेस है, विजडम है जज की। वो असली में क्या है यहाँ पे? आर्यंश ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या चीज़ है। आपको भी मैंने बोला था कि जो ऑर्डर होते हैं उनके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। अभी मैंने बोला था, पर मैंने कहा था उसकी एक एक्सेप्शन है कि आप अपील कर सकते हो। 5 एक्सेप्शन है, वो अभी बताऊंगा कहाँ पे दी हुई है। आई थिंक सेक्शन 104 है, देख, हाँ सेक्शन 104 ही है। सेक्शन 104 के अंदर बताया है, वो अभी डिटेल में करेंगे। इट विल बी टेक हाफ एन आवर लगेगा हमें उसके अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको बोला ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होगी, डिक्री के अगेंस्ट अपील हो सकती, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि एक अपील अलाउड है। अब वो आप फर्स्ट अपील कर चुके हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप फर्स्ट अपील कर चुके हो, समझ गए? तो उसकी क्या आ चुकी है? एडजुडिकेशन आ चुकी है, उस फर्स्ट अपील का फैसला आ चुका है। अब दोबारा से तो सेकंड अपील नहीं जाएगी, तो फिर अब दोबारा तो डिक्री आनी नहीं ना, उसकी एडजुडिकेशन हो गई, समझ गए? वो एडजुडिकेशन हो चुकी है, ठीक है। आप कहोगे सर इसका कोई एग्जाम्पल दे दो, इसका कोई एग्जाम्पल बता दो। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे सेक्शन 104 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो 5 केस बताए हैं, जहाँ पे वो 5 केस बताए हैं कि वहाँ हम लोग अपील कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे दूँ। तो ये पेज नंबर कहाँ पे बताया गया है? 205 में, पेज नंबर 205 के अंदर, पेज नंबर 205 में बोला है भाई। चैप्टर 80 है ना? हाँ ये रहा, और इसी के थोड़ा नीचे जाएंगे, ये रहा, अपील फ्रॉम ऑर्डर लाइज ओनली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी। और यहाँ पे सेक्शन 104 की रेफरेंस इन्होंने कहाँ पे लिखी है? सेक्शन 104 आपकी बुक के अंदर, तो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो इसको लिख लेना यहाँ पे। ये क्या है? सेक्शन 104। ये तो लिखा है सर। हाँ कहाँ पे लिखा है? हाँ ये लिखा है ना, सेक्शन नहीं लिखा उन्होंने। हाँ तो जो लोग LLB करते हैं, CPC 100 मार्क्स पेपर है, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। मॉड्यूल में नहीं लिखा, आप एग्ज़ाम में लिख के आओ। ये देखो यहाँ पे आ रहा है एक, रिफ्यूज ऑफ लिविंग द इंस्टीट्यूट अ सूट। तो सेक्शन 91 कहता है कि आपने कोर्ट को एक प्लांट लगाई थी, आपने एक परमिशन मांगी थी कि सर हमें क्या कर दो, इस आदमी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है। इस आदमी के असली में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, एक आंटी जी है, सोसाइटी में रहती है, और रात के 12 बजे 4 लड़के या 6 लड़के रेंज रोवर में आते हैं और अपनी पूरी रेंज रोवर खोल के, और वो डीजे बज रहा है और ऊपर बोतलें रखी हैं, आप समझ सकते हो कौन सी बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की हैं, किस चीज़ की है, और गाने बज रहे हैं और बिल्कुल बस हुटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे। और आंटी जी की लड़कियाँ हैं, 2 बड़ी लड़कियाँ हैं। अब उनको भी दिक्कत हो रही है, ये क्या ड्रामा है हमारे घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर। गार्ड वाला भी दूर से बस देख रहा है। तो आंटी जी पहले तो क्या बोलती है, चिल्लाती हैं, बंद करो ये तमाशा, ये वो।
फिर वो गार्ड को बोलती है तू जा, और गार्ड वाला भी क्या करता है, उन्हीं के साथ टुल। तो गार्ड वाला भी कहता है लाइटें बंद कर लो, सो जाओ, जो भी है, मतलब ये क्या है। अब आंटी जी चाहती है कि ये जो न्यूसेंस हुआ है रात को सोसाइटी के बाहर, कोर्ट में इनके अगेंस्ट क्या है, केस चलाना है। तो पहले वो कोर्ट से परमिशन मांग रही है कि सर इनके अगेंस्ट क्या है, मैं चाहती हूँ केस फाइल हो, एक हायर किया जाए वकील सरकारी, मैं ये सब काम नहीं करूँगी, मैंने बता दिया ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो पहले आप मुझे परमिशन तो दो कि सूट हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जो जज है या जो सिविल कोर्ट में जज बैठा हुआ है, उसी का लड़का रात को 12 बजे रेंज रोवर में था उनमें से एक, या किसी पॉलिटिशियन का लड़का है, तो फ़ोन आ गया होगा ना पहले ही कि ऐसा ऐसा चल रहा है, क्योंकि पहले आंटी जी ने वहाँ के एसएचओ को फ़ोन किया होगा, और जहाँ एसएचओ के कान में बात आ गई तो उसने बस पता लग गया होगा बस सब कुछ, एप्लीकेशन रिजेक्ट। आंटी जी तो बड़े गुस्से में, ये क्या ड्रामा है, पब्लिक न्यूसेंस कोई कर रहा है, बदतमीजी कोई कर रहा है, पब्लिक प्लेस है, तो ये तो गलत बात है। और कोर्ट भी कह रहा है डिसमिस्ड, मतलब कि हम आप की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप सूट फाइल कर सकते हो, तो वो अपील कर सकती हैं इस केस के अंदर हायर बॉडी को, और उसमें लिखेंगी, वो रीज़न देंगी, वो क्या कागज़ का टुकड़ा भी होगा, वो देखो रिजेक्ट करने वाली कॉपी भी उसके साथ लगेगी। ये जो रिजेक्ट करने वाली कॉपी ये सब लगती है, यही तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, जो एविडेंस में आपने पढ़ा होता है कि भाई आप बिजली का बिल है, ये जो भी है, मतलब तो वो सारी चीज़ें आप लगाते हो, दीज आर द सरकमस्टेंशियल एविडेंस। ओरल भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी होते हैं, और सारी एविडेंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहानी समझ में आ गई? इसमें देखो ये 4 लिखे हैं, आगे नहीं लिखा, मैं आपको 5 बता दूंगा, और लास्ट वाला तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। क्या लिखा है? ऑर्डर है, एक ऑर्डर है 43, जो ऑर्डर 43 है उसके अंदर जो अपीलेबल ऑर्डर होंगे वहाँ अपील हो जाएगी। अब हमारे सिलेबस में नहीं है आर्यंस, तो इसके लिए तो जाना पड़ेगा कहाँ, सीपीसी, वहाँ ऑर्डर नंबर 43 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो हमें भी ज़रूरत नहीं है, हमें भी यही लिख के आना है एग्ज़ाम में, इतना क्यों आप भी वो ले रहे हो। वेलकम बैक, वापस आ जाओ जहाँ थे हम लोग। तो किन 2 चीज़ों को डिक्री नहीं मानते सर? एक वो ऑर्डर जहाँ पे क्या है, फर्स्ट अपील का ऑर्डर आ चुका है, वो फर्स्ट अपील में गया, इन जनरल तो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, पर वो फर्स्ट अपील में गया था, और फर्स्ट अपील में गया था तो वहाँ एडजुडिकेशन आ चुकी है, वहाँ फैसला हो चुका है फर्स्ट अपील में। अब आंटी जी को क्या है, फैसला हो चुका है, मतलब वो जेल जा चुके हैं। अब बोला जा रहा है कि भाई अब वो लोग आगे अपील करना है, अपील ही नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तो उस ऑर्डर की क्या है, एडजुडिकेशन आ चुकी है, उस ऑर्डर की एडजुडिकेशन आ चुकी है। आगे चलते हैं, कुछ एसेंशियल चीज़ें बता रहा है डिक्री के अंदर। कितनी चीज़ें बता रहा है? 4। पहली क्या है? देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन, वही बताया स्टैम्प पेपर में होगी, और वही तमाम सबूतों और उनको, और कंक्लूसिव होगा, यही सब तो हमने देखा था, है ना। डिटर्मिनेशन विथ रिगार्ड टू और मैटर इन द कंट्रवेंशन ऑफ सूट, जो भी आपका राइट जो भी आपका आपसे छीना गया है उसके लिए आपने यहाँ पे किया था ये केस। और लास्ट क्या लिखा है? एडजुडिकेशन हैव बी गिवन इन सूट। जो एडजुडिकेशन है वो कहाँ पे दी गई है? सूट में दी गई है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी। कहीं पे 90 डेज नज़र आ रहा है नीचे इसके, कहीं पे आपके मॉड्यूल में 90 डेज नज़र आ रहा है इसके नीचे, नहीं आ रहा ना? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और ये रहा, देखो अगले ही पेज पे डिफरेंस अच्छा अगले ही पेज पे दिया हुआ, उतनी दूर तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगले ही पेज पे देखोगे ये ऑर्डर लिखा है, सेक्शन लिख दिया 104,
आप देख रहे हो वहां जो ये लिखा हुआ था ये सब, यहां देखो 5 पॉइंट बना दिए, देख रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा है? वो अभी 91 बताया था उधर। इधर कहीं पैरा में देखो 90 डेज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो तो, अगर आ रहा है तो। कहीं पे भी 90 डेज आपको नजर आ रहा है तो, इधर कहीं नहीं आ रहा तो मैं करवा ही रहा हूं, ऐसे भी मैं आपको करवा ही रहा हूं, क्योंकि मैं जो अब करा रहा हूं पेपर में आएगा, इस बार पेपर में आएगा। तो लिखो जी, प्रीलिमिनरी डिक्री वर्सेस फाइनल डिक्री। कहते हैं जो प्रीलिमिनरी डिक्री आती है उसमें अपील करनी होती है। कितने टाइम पे अपील करनी होती है? 90 डेज। अभी आपको मैंने बताया कि जो प्रीलिमिनरी डिक्री आती है उसके अंदर आपको अपील करनी होती है, अपील विद इन 90 डेज। 90 डेज में आपको अपील करनी होती है। अब बच्चा कहता है सर प्रीलिमिनरी डिग्री क्या है? देखो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2। सर ये ऑर्डर के एक्सेप्टेड है ना? बेटा डिक्री पढ़ रहे हैं हम, एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपने यहाँ। जो हम वहाँ पढ़ रहे थे, ये यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे थे। नहीं बेटा, अभी एक्सेप्शन नहीं है। असेंशियल फीचर्स हमने पढ़ लिए, ये कहानी हो गई ख़त्म। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन डिग्री में भी पार्टली प्रीलिमिनरी और फाइनल, ये लिखा है ना। अब इन्होंने क्या किया है गरिमा बेटा, इन्होंने ना ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं इस पूरे का एक चार्ट बना रहा हूँ, इस पूरे का आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ। फिर जाके आप इस पूरे पैरा को पढ़ोगे और डिग्री प्रीलिमिनरी फर्दर वो सब कुछ पढ़ोगे, ऑन द अदर हैंड ये सब पढ़ोगे, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो आप, प्रीलिमिनरी डिग्री वर्सेस फाइनल डिग्री। इन्होंने अधूरा दिया है और एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ है, पास्ट एग्जाम में भी आ चुका है और इस बार चांसेस हैं कि जो आप अटेम्प्ट देने जा रहे हो ये क्वेश्चन आए, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया, उसके लास्ट टाइम नहीं आया, उसके भी लास्ट टाइम नहीं आया, सूखा पड़ गया था। जो चीज़ सूखी पड़ जाती है पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है फिर, और ICSI ऐसे ही काम करता है। देखो हर टीचर कुछ ना कुछ प्रजम्पशंस लेके चलता है कि इस बार मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर ये क्वेश्चंस आएंगे, और टचवुड मतलब भगवान की कृपा से जो मैं बोलता हूँ आते हैं, आप नज़र मत लगाना बस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला, मैं तो देखो दिसंबर में पेपर हुआ है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग पहले की है ना, मेरी रिकॉर्डिंग मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मैं बोल रहा हूँ ये आएगा, दिसंबर का पेपर हुआ है, वो क्वेश्चन आया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ, मैं अब आप समझ गए होंगे कि सर इसलिए जानबूझ के यहाँ पे भी बोलते हैं कि जब जून में होंगे तब सर कह रहे होंगे दिसंबर वालों को कि देखो मैं बोल रहा हूँ। तो ये कई चीज़ें मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही आपको दिख जाएगा मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 का डिस्प्यूट है और कोर्ट की प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई कि ये जो प्रॉपर्टी 1 है ये ए की है। कोर्ट की प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है। अभी फाइनल डिक्री नहीं आई है, क्यों? क्योंकि जो डिस्प्यूट था उसमें आर्यंश कितनी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था? 2 प्रॉपर्टी का था। तो भाई जब तक 2 प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट कंक्लूसिव नहीं डिटरमाइन हो जाता राइट, तो कैसे बोल दे कि फाइनल है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये प्रीलिमिनरी डिक्री है? वही लड़की जिसने केस कर दिया था डिवोर्स का और हस्बैंड ने क्या बोल दिया था कि मैं तो इसका मतलब हस्बैंड हुई नहीं, मैंने तो मैरिज की ही नहीं। अब वो प्रूफ लेके आ गई है, मैरिज सर्टिफिकेट। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर देगा? फैसला सुना देगा, अपना प्रीलिमिनरी डिक्री दे देगा कि हाँ भाई तू हस्बैंड है इसका, ठीक है, बेवकूफ मत बना यहाँ पे। और अब इसको क्या है, ये जो बोल दिया है ना, इसको अपील मत करियो, और अगर करनी है ना अपील तो कितने दिन में? 90 डेज में। अब तू प्रूफ कर दे कि तू इसका हस्बैंड, इसने तो प्रूफ कर दिया है, अब तू 90 डेज में प्रूफ कर दे।
अब इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ है, लीगली देखना कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है आर्यंश। ये देखो, ये कहानी है, प्रिया देख रही बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ये पूरा टाइम पीरियड 90 डेज है। ये पूरा टाइम पीरियड कितना डेज है? देखो, एक तो है ना हवा में लॉ पढ़ रखा है, और एक तो लॉ की तह तक आप समझ चुके हो लॉ को। तो ये पूरा 90 डेज का टाइम पीरियड है। और क्या हुआ है सर? प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई है और फाइनल डिक्री भी आ गई 90 डेज के अंदर ही। 90 डेज के अंदर ही प्रिलिमिनरी भी आ गई, फाइनल भी आ गई। क्वेश्चन सुनना बड़ा खतरनाक। सर कितने दिन हुए थे कि फाइनल डिक्री आ गई थी? बेटा अभी 80 डेज हुए थे। इसका मतलब अभी 10 डेज बोलो बाकी थे। क्या जो प्रिलिमिनरी डिग्री है अपील हो सकती है? कितने कह रहे हैं अपील नहीं हो सकती? बस ये कितने कह रहे हैं अपील नहीं हो सकती? प्लीज से हैंड्स। 1। कितने कह रहे हैं अपील? 1 2 आपके पक्ष में आ रहे हैं लोग। कितने कह रहे हैं कि हो सकती है? 1। और हमेशा एक ही होता है जो हीरो होता है। जवाब सही है, अपील हो सकती। बोलो क्यों? प्रिलिमिनरी के तो नहीं, उससे कुछ नहीं। प्रिलिमिनरी में आप देख रहे हो ना, मैं भी कितना चालू हूं। मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया, मैंने लिखवाया भी, जानबूझ के बोला भी उसमें भी कि भाई 90 दिन में, 90 डेज में तो इसमें तो अपील होगी। आगे जी बात समझ में? ठीक। एक क्वेश्चन और बनता है मेरा, एक क्वेश्चन और बनता है। पर इसका जवाब तो मुझे लग रहा है कि सारे ही बच्चे दे देंगे। प्रिलिमिनरी डिग्री 90 डेज एक्सपायर, खत्म। अब ये कहानी, ये समझ गए, ये कहानी आगे 90 डेज के आगे, और यहां पे क्या आई है? फाइनल डिग्री आई है। और मैं यहां चाहता हूं कि जो मेरी प्रिलिमिनरी डिग्री है उस, अच्छा अभी आई भी नहीं है, 90 डेज ओवर ही हुए हैं, मान लो अभी आई नहीं है, ये फाइनल भी अभी चल ही रहा है, मतलब तारीख पे तारीख चल रही है, ट्रायल चल ही रहा है। मैं चाहता हूँ प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील करना। पता था अब तो दे ही दोगे जवाब, अभी भी किसी को नहीं आएगा तो फिर क्या? अब नहीं हो सकता भाई। सीखने को क्या मिला है भाई? 90 डेज बचे हुए हैं ना, फाइनल गया भाड़ में, हम अपील कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं। चलें फिर इसमें आगे। अच्छा बता भी दिया आपको कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्रिलिमिनरी डिक्री है या फाइनल डिक्री है। तो अगर दो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और अभी प्रॉपर्टी 1 का डिसीजन आया है तो वो क्या है? प्रिलिमिनरी डिक्री है, वो फाइनल नहीं। एक ही मैटर है, एक ही चीज को लेके मैटर है, तो उसका अगर डिसीजन आएगा तो वो क्या होगी? फाइनल। एक डिस्प्यूट के अंदर बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उसके अंदर प्रिलिमिनरी डिक्री आ सकती है, ठीक है ना? फिर तो फाइनल ही आना है, फिर उसमें प्रिलिमिनरी कहाँ से बनेगा उसके? अच्छा आप कहोगे, अब श्वेता आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर बीच में भी तो कुछ चीज़ें होती होंगी, तो बीच में ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर 1, एक अपने आप नाम दे रहा हूँ, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। जज साहब ऑर्डर दे सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड है, खाली कर दे। ऑर्डर आ गया, बताया था स्टे ऑर्डर आ गया, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्या उस ऑर्डर के अगेंस्ट बोल दिया, ऑर्डर आ गया, हाँ भाई तेरा हस्बैंड है ये, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर आ चुका है कि भैया क्या किस चीज का ऑर्डर आ चुका है कि ये एविडेंस प्रूफ लेके आ गई है, उसने डिक्री थोड़ी ना दी। अब जब लास्ट में अगर मान लो, क्योंकि वो एक ही मैटर है अभी, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसका कब्जा हो रखा है और वो आदमी उसके पोजीशन में है, वो रात को फोन करके कह देता है अगर ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होने दूंगा, समझ गए? प्रॉपर्टी तोड़ने का काम स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप कोर्ट को जाके क्या बोलोगे? सर ये देखो ये पगला गया है सर,
ये प्रॉपर्टी, इसको पता लग गया है कि डिसीजन मेरे फेवर में आने वाला है, ये प्रॉपर्टी तोड़ देगा सर। सर मुझे तो उस प्रॉपर्टी से तो प्यार है सर, लैंड से थोड़ी ना है। उनकी दीवारों से प्यार है सर मुझे, वो कमरों से प्यार है मुझे, उसमें जो फैन लगा है, एसी लगा है, उन चीज़ों से भी मुझे प्यार है। कई लोगों के साथ इतना प्यार होता है। वो जगह है ना सर जहाँ वो बेड लगा है, उससे भी प्यार है सर मुझे। वहाँ सोता हूँ तो नींद आती है, अच्छी आती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये जो बीच में ऑर्डर आ रहे हैं, ये जो जज साहब बीच में ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते। ठीक है ना, वो जो होते हैं ऑर्डर वो सेक्शन 104 में लिखे। वो सेक्शन याद भी करना है कि सेक्शन 104 में लिखे। बोलो क्यों? पेपर में आ गया और आपने 104 लिख के आ गए, फिर देखो मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इसलिए कई ऐसे सेक्शन है जो मुझे याद होते हैं तो आपको भी याद होने चाहिए। फिर कहो सर आपने तो बहुत सारे कर रखे हैं। मतलब जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बोल दूं वो तो कर लो, वो तो आप लोग कर लो। चलो, अब एक क्वेश्चन है, अगर प्रीलिमिनरी जो डिक्री आई है वो नलिफाइड हो जाती है, नलिफाइड हो जाती है मतलब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती। जो प्रीलिमिनरी डिक्री है गरिमा, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती। कोर्ट कहता है गलती हो गई थी, गलती से बोल दिया था कि ये तेरा हस्बैंड है, पर बाद में पता लगा कि वो डुप्लीकेट, मतलब वो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट दिखाया था वो फ्रॉड था, फेक था। जब वो हस्बैंड अपील ही नहीं कर सकता तो फिर कोर्ट को पता कैसे लगेगा? क्योंकि पहले तो वो ऑर्डर दे चुकी है कोर्ट। क्या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है ये तुम्हारा हस्बैंड है, मान लेते हैं। हाँ, पास हो गया। हस्बैंड तो अपील ही नहीं कर सकता। अपील नहीं कर रहा हस्बैंड, वो तो कोर्ट को खुद लग रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को, ये कहानी अलग हो रही है, आप सारी कड़ियों को मत जोड़ो, ये कहानी अलग हो रही है कि अगर कोर्ट को, हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रीलिमिनरी डिक्री नलिफाइड हो जाए तो ऑटोमेटिकली फाइनल डिक्री नलिफाइड होती है। कानून में लिखा है इफ प्रीलिमिनरी डिक्री अगर नलिफाई हो जाए तो ऑटोमेटिकली फाइनल डिक्री क्या हो जाती है? नलिफाइड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, क्योंकि वो तो जब आपने बोला अपील ही नहीं होगी तो इसमें पता किसको लगेगा? कोर्ट को लगेगा कि भाई जो हमारी प्रीलिमिनरी डिक्री है वो क्या है? नलिफाइड है। तो क्या जो फाइनल डिक्री आई क्या वो ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाएगी? यस। तो आप लिख सकते हो इफ प्रीलिमिनरी डिक्री इज सेट असाइड या if preliminary degree is nullified then final degree is automatically nullified. If preliminary degree is nullified, if preliminary degree is nullified then final degree is automatically nullified. डिग्री का ऑर्डर थोड़ी ना पास होता है, क्योंकि ऑर्डर क्या चीज़ है? ऑर्डर में तो डायरेक्शन दिया जाता है। ऑर्डर में क्या दिया था? डायरेक्शन दिया था, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। अब मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ गई है तो प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई कि भाई ये तेरा हस्बैंड है, फिर वो ऑर्डर थोड़ी ना है, वो तो क्या डिक्री दे दी कि ये, हाँ उसको 90 डेज का टाइम मिलेगा वहाँ पे। वो बोलने के लिए मैंने मतलब थोड़ा वैसे गलत बोल दिया कि वो ऑर्डर दिया है उसने, वो तो प्रीलिमिनरी डिक्री देगी उस टाइम पे, वो 90 डेज में अपील कर लेगा उसको, ये चीज़। मतलब ऑर्डर में हमेशा क्या होती है? आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर डायरेक्शन दिया जाता है, भाई ये काम करो, ये चीज़, बिजली का बिल लेके आओ, ऑर्डर दे दिया। अब एक बार बिजली का बिल आ गया और वो प्रीलिमिनरी डिक्री दे दी कि हाँ भाई ये बिजली का बिल है, ठीक है, अब 90 डेज मिलेंगे डिफेंडेंट को अपील कर ले इस पर कि भाई ये तो बिजली का बिल ही फ्रॉड है या जो भी है। और वो तो आप उसी टाइम बोल सकते हो, आपका वकील जब वो प्रेजेंट हो रहा है, अगर आप फेक है तो आप उसी टाइम बोलो ना, ठीक है ना। बाकी तो अगर वो बाद में प्रूफ हो गया कि फेक है तो डिसीजन ही वो हो जाएगा, ये कहानी। एक ये देखना,
डिक्री होल्डर बता दिया था, जजमेंट डेटर ये सब बता दिया था, बोलो। ये ऑलरेडी बता दिया था आपको। बाकी मेरे डिटेल लेक्चर हैं, वो भी आप ले सकते हो जिनको आवाज़ की प्रॉब्लम हुई। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? जिस चीज़ के लिए आप क्या चाहते हो, इंसाफ, कि भैया ये मेरे साथ कॉज ऑफ एक्शन हुए हैं, इन चीज़ों के लिए मैं इंसाफ चाहती हूँ। तो कॉज ऑफ एक्शन मीन्स ऑल असेंशियल फैक्ट्स। सिंपल वर्ड्स में बोले, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? ऑल, ये देखो लिखा है कॉज ऑफ एक्शन, ये काट दो ना सीधे, आप ये सब काट दो सीधे। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स ऑल असेंशियल फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द राइट एंड इट्स इन्फ्रिजमेंट। आपका राइट या कोई आपका इन्फ्रिजमेंट कर लिया, कुछ छीन लिया गया आपसे, जो कि चीज़ आपकी थी वो आपसे छीन ली गई। It means every fact which will be necessary for the plaintiff to prove, plaintiff को prove करना पड़ेगा, if traversed in order to support the right to the judgment। इसको लिखो, it means every fact which will be necessary for the plaintiff to prove, और उसके आगे लिखो to prove, ये एक लाइन काट दो, बेकार लाइन है, to prove in court, comma, in order to support his right to obtain the favorable judgment of the court। तो कॉज ऑफ एक्शन किसको हुआ है? प्लेंटिफ को हुआ है। सबसे पहले तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? वो कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपका राइट या आपसे कुछ इंफ्रिजमेंट कर लिया गया, आपसे आपका अपना कुछ छीन लिया गया। कोई प्रॉपर्टी है जो आपसे छीन ली गई है। प्रॉपर्टी मीन्स मूवेबल, इमूवेबल, बोथ प्रॉपर्टीज। इट मीन्स एवरी फैक्ट की बात कर रहा है, लॉ की नहीं। हाँ, एवरी फैक्ट विच विल बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूफ, तो वो उसको सारे प्रूफ क्या होंगे, देने पड़ेंगे कि सर देखो मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, बयाना दिया था, उसकी रिसीप्ट है, चेक दिए थे उसकी रिसीप्ट है, मैं उस घर में रहता था, ये कुछ विटनेस हैं, उनके एविडेंस हैं, जब मैं उस घर में रहता था कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास उस घर की, समझ गए? ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि मुझे घर लेना है सर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये रहा मेरे पास प्रॉपर्टी का कागज, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता। सर इसने मर्डर किया, ये रहा चाकू और कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको बताया गया सिविल के अंदर तो फिर भी 60%, मोर देन 50% फैक्ट्स अगर हो जाते हैं, मोर देन 50% फैक्ट्स अगर आप इकट्ठा कर लेते हो तो जज साहब अपनी डिग्री दे सकते हैं। पर क्रिमिनल में क्या होता है, 100% भाई, क्योंकि उसमें एक डायलॉग है, 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? हाँ बस, तो उसमें वो लाइन याद रखना CRPC के अंदर, ये कहानी जब तक मतलब 100% प्रूफ नहीं हो जाएगा, मतलब उसने आके बोल भी दिया मैंने मर्डर किया तो भी नहीं मानेंगे। रुक जा, अभी तो पहले सबूत इकट्ठा होंगे, फिर देखेंगे तूने किया भी या नहीं किया, बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, बाकी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर हम लोग कर चुके हैं। कॉज ऑफ एक्शन समझ में आया? पेपर में आ सकता है।
छोटी छोटी टर्म्स हैं, ICSI की आदत है कि छोटी छोटी टर्म्स के क्वेश्चन दे देता है बना के। पता है कैसे देता है? कॉज ऑफ एक्शन और पता है क्या करो, डिक्री लिखो 5 नंबर। और बच्चा क्या है, अबे यार याद ही नहीं किया था, डिक्री याद है। अब होता क्या है, वो एक पार्ट याद नहीं होता, फिर वो 5 में से क्या है उसने देने 1 नंबर है आपको। आपने लिखा तो है डिग्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, पर वो देता है 1 या 2 है, कंजूसी करेगा ना 5 में से। क्यों? आपने कॉज ऑफ एक्शन लिखा ही नहीं। अच्छा, लिख के ही कितना आना है कॉज ऑफ एक्शन में? बस इतना ही लिख के आना है, यही 3-4 लाइनें ही आपको लिख के आनी। डिग्री में इतना सारा लिख के आ जाओ, 5 नंबर का आता है, बाकी बता दो, ये असेंशियल बाकी बता देना, प्रीलिमिनरी है ये होता है, ठीक है जी। प्रीलिमिनरी में बता देना कि अच्छा ये देखो जो मैंने लास्ट में लाइन बोली थी, इफ प्रीलिमिनरी डिग्री इज सेट असाइड, समझ गए ना, नलिफाइड, तो फाइनल डिग्री ऑटोमेटिकली सप्रेस्ड, मतलब कि वो भी नलिफाई हो जाएगी। ये जो मैंने पूरा पढ़ाया था इसका तो मैंने पूरा डिस्कशन किया आपके साथ। 90 डेज की कहानी तो यहाँ लिखी भी नहीं है, वो आपको लिख के आनी है। 90 डेज वाली कहानी आप लिख के आएंगे। डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर आपको पता ही है, ये भी आपको पता ही है। पेपर में लिखो क्या क्वेश्चन आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा एक तो प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री, ठीक है, मतलब डिग्री जो पूरा क्या है टॉपिक है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑर्डर और डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है आपका, बोला है, क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर में और डिग्री में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज आपका होमवर्क रहेगा ऑर्डर और डिग्री का आप डिफरेंस करके आएंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है डिफरेंस बिटवीन, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये पेपर में, 5 का। इस बार जून में, जून 2021 में क्या क्वेश्चन आने अभी तक जो पढ़ाया है, 2 टॉपिक, डिग्री पूरा कॉन्सेप्ट और ये डिफरेंस। डैम श्योर हूं दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ऑर्डर और डिग्री के अंदर। हाँ, पर ये हमें वर्टिकल फॉर्म में लिख के लाना है। कम से कम अगर 5 नंबर का ये दे दें डिफरेंस, तो मैं एग्जाम में 8 पॉइंट लिख के आऊँ कि टीचर जो चेक कर रहा हो भाई मुझे 5 के 5 दे, बाकी दुनिया 5 के 5 पॉइंट लिख के आई है वो उनको 4 ही देगा। 5 का आ जाए ना, फालतू लिख के आओ, 6 लिख दो, 7 लिख दो, मैं कह रहा हूँ जितने याद हो उतने लिख दो, दिक्कत कहाँ आ रही है वो, क्योंकि लास्ट में वो देखेगा अच्छा ये टिक, अच्छा इसमें गलत हो गया था, चलो कोई नहीं यार 4 बन रहे, 4.5 दे दो, बंदे ने लिख के 8 पॉइंट है, बहुत कुछ बता रहे। ओवर राइडिंग मतलब असली में क्या है, मार्क्स के हिसाब से नहीं, ये असली में ये CS का पेपर है, ये BCom का पेपर नहीं है कि आपने पन्ने भरने हैं। यहाँ जो टॉपिक जितना है उतना लिख के आओ, तभी तो बोला कॉज ऑफ एक्शन आएगा तो वो 3 लाइन ही लिख के आओगे, वो 3 लाइन ही आपको लिख के आनी है, तो जितना है उतना छाप के। आप ये भी नहीं है कि मतलब 5 नंबर तुम कह रहे हो 20 पॉइंट में डिफरेंस बिटवीन, मतलब एक सेंस है ना यार वो तो मतलब एक वो सेंस है। एक मैंने बोल दिया कि 8, मैं कौन सा कह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट कि आप 8 लिख के आ पाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में 5 याद आ जाए वही गनीमत है, वो 5 याद नहीं आते। अच्छा आपको भी पता होगा डिफरेंस बहुत सजा के और बहुत अच्छे तरीके से ना उसका बेसिस, अगर आप इस तरीके से लिख, अच्छा कई बार क्या होता है इंस्टीट्यूट बड़ा चालू है, ये बेसिस ये सब बनेंगे ही नहीं, तो पहले क्या करो जो पूछा है, पहले जैसे ऑर्डर लिख दिया, पूरा कहानी ऑर्डर की बता दो, नीचे डिग्री बता दो, अब कुछ दोनों में कॉमन या कुछ वैसे है वो भी बता दो। मैं आपको अभी आने दो लास्ट के दिन, मैं आपको मार्क्स लेने के भी तरीके बता दूंगा, मतलब 10-15 नंबर तो ऐसे ही दिला दूंगा। अगर आपको कुछ आता है, कुछ नहीं आता तो फिर कहाँ से मार्क्स आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप टारगेट 60 का लेके चलो गरिमा इसमें, कि लाने ही 60+ है चाहे कुछ हो जाए। और आज 2 क्वेश्चन बता दिए, आज ही रट्टा मार लेना इनका। डिफरेंस बिटवीन आप लिख के तो लाओ, मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये डिफरेंस, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्वेश्चन। असली में वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कनेक्टेड है बहुत सारी चीज़ें। अब मैं बोल दूंगा छोड़ दो, बच्चा कह रहा है सर ने बोला था छोड़ दो, मैंने किया ही नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया उससे कनेक्टेड, अब उसको ये नहीं पता डिग्री क्या होती, कहानी खत्म होगी बेचारी। अब हम लोग वो 5 एक्सेप्शन, ये वाली ऑर्डर वाली ये पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये 5 एक्सेप्शन है, ये हम लोगों ने पढ़नी। यार ऑर्डर में भी 2-4 बातें हैं ऑर्डर के अंदर। ऐसा करो 2-4 बातें हैं, टाइम है अपने पास, टाइम है अपने पास, लिख ही लो ऑर्डर के अंदर भी 2-4 बातें, क्योंकि आपको डिफरेंस करना पड़ेगा तो पता होना चाहिए। ऑर्डर भी क्या है? ऑर्डर क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये भी। मतलब ऑर्डर भी क्या होता है? स्टैम्प पेपर पे ही होता है, ठीक है। और एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री, ये डिक्री नहीं होती। तो एक ब्रैकेट में एक बात लिखो कि ये एडजुडिकेशन भी नहीं है, ये एडजुडिकेशन भी नहीं है। मतलब एडजुडिकेशन नहीं है मतलब लिखो, आप लिखो ऑर्डर डज नॉट एडजुडिकेट द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज इन द सूट। ऑर्डर, गुड मुस्कान, ऑर्डर डज नॉट एडजुडिकेट, ऑर्डर डज नॉट एडजुडिकेट the rights and liabilities, the rights and liabilities of parties in the suit. The order does not adjudicate the right and liabilities of the parties in the suit. तो क्या लिख के आओगे एग्जाम में? ऑर्डर इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इट इज़ नॉट अ डिक्री। और उसके बाद लिख दोगे ये एडजुडिकेशन भी नहीं है, इसके अंदर राइट और लायबिलिटी नहीं डिसाइड हुआ। सूट, सूट वर्ड लिखना है उसमें, अपील उपील नहीं लिखना। उसके बाद लिखोगे, उसके बाद लिखो अब जब ऑर्डर लिख रहे हैं ना एग्जाम में, लिखने को ऑर्डर आया है पर लिख डिग्री के बारे में भी लिख रहे हैं। लिखो अ डिग्री, तो कंफ्यूज मत होना, लिखवा ऑर्डर के बारे में ही रहा हूं, लिखवा ऑर्डर के बारे में ही रहा हूं। तो अ डिग्री कंक्लूसिवली डिटरमाइन, अ डिग्री कंक्लूसिवली डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन? राइट एंड liability of the, हाँ जी, right and liability of the parties, right and liabilities of the parties with regard to all or any of the matter। मैं पहले ही बता रहा हूं लिखवा ऑर्डर ही रहा हूं पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी बीच में वहां पे। Parties with regard to all or any of the matters, any of the matters, कहाँ गया? In controversy in the suit, controversy in the suit, and decree may be either, वो आपको पता ही है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। और आगे लिखना बट दिस is not the case in order। ऑर्डर में नहीं होता कि ऑर्डर प्रिलिमिनरी होगा और फाइनल होगा, ऑर्डर हमेशा ही फाइनल होता है। an order does not dispose, an order does not dispose of the suit
does not dispose of the suit but is merely a direction, इतना लिख के आ जाओगे, डायरेक्शन टू फर्दर प्रोसीडिंग, टू फर्दर प्रोसीजर लिख लो, प्रोसीडिंग्स लिख लो, फर्दर प्रोसीजर. तो एन ऑर्डर डज नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट बट इज मियरली अ डायरेक्शन, और डायरेक्टर कर दिया शायद, डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन टू फर्दर प्रोसीजर, फुल स्टॉप. इट रिवर्स सम क्वेश्चंस, इट रिवर्स सम क्वेश्चंस फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन, इट रिवर्स सम क्वेश्चन फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन, इट रिवर्स सब क्वेश्चन फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन. तो ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर एक डायरेक्शन है. ऑर्डर एक क्या होता है? डायरेक्शन होता है. वो सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता कि सूट खत्म, वो तो बस एक डायरेक्शन देता रहता है. जब हियरिंग चलती रहती है वो एक डायरेक्शन देता रहता है. एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, ऑर्डर बाय आ सुपीरियर, ऑर्डर बाय आ सुपीरियर कोर्ट to remind the matter back to the lower court. तो क्या समझ में आया? ऑर्डर बाय अ सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर दे रहा है टू रिमाइंड द मैटर बैक, कि ये वापस मैटर कौन देखेगा? लोअर कोर्ट देखेगा. असली में आप कहाँ चले गए? उसको लेके सुपीरियर कोर्ट में चले गए. उस ऑर्डर को लेके आप सुपीरियर कोर्ट में लेके चले गए, पर सुपीरियर कोर्ट क्या कह रहा है? इसको लोअर कोर्ट का ही काम है. असली में मैं क्यों देखूं जब काम उसका, अच्छा बताना भी ज़रूरी है, उसी का काम है, वरना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन भूल जाएगा. पेपर सब ने अकेले अकेले देने, समझ गए? यहाँ हम मिल के पेपर दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, चलेगा. पेपर से पहले डिस्कशन कर सकते हैं, वो भी चलेगा. वहाँ कुछ नहीं चलता. मान के चलो कि आपको कोई एक नंबर का पेपर नहीं बताएगा वहाँ पे, ये आप मान के चलो. वहाँ पे आप किसी को बता दोगे, वो अलग कहानी है. हम तो बहुत भला करते थे, बहुतों को बताया. पेपर अपना हो गया तो बता देते थे. 3 घंटे बैठ के जाना है, सीधी सी बात है यार. क्या जा रहा है, किसी को बता दोगे तो? लोगों की आदत है, बताते नहीं है. मैंने तो बहुत बताया. हाँ, ऐसे भी होते हैं भाई साहब, तो बच के रहना ऐसे भी लोगों से. ऐसे, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ भाई ये क्वेश्चन कर लिया, नहीं यार ये तो किया ही नहीं है, यही नहीं आता है, यही नहीं आता, बाकी सारे आते. और दूसरी बार आपको पूछने का मौका ही नहीं मिला, फिर 3 घंटे खत्म. दूसरा है ऑर्डर टू ग्रांट द टेम्परेरी स्टे. टेम्परेरी स्टे का मतलब मैंने बताया था आपको, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, स्टे ऑर्डर. तो आगे से आप क्या बोल सकते हो? इंटरलोकेटरी ऑर्डर और स्टे ऑर्डर. वो कहाँ लिखा हुआ है इंटरलोकेटरी ऑर्डर? कहीं पे था ना, पता नहीं चला गया. जब देखता हूँ तो मिलता नहीं. अब मेरी बुक में तो मार्क किया हुआ है, सब मिल जाता है फटाफट. तो इसी को इंटरलोकेटरी ऑर्डर और ये सब बोलते हैं. रिमाइंड द मैटर बैक. तीसरा क्या है? ऑर्डर टू रिफ्यूज, ऑर्डर टू रिफ्यूज the grant of temporary stay. तो जो टेम्परेरी स्टे मांगा था वो रिफ्यूज कर दिया. ऑर्डर ऑन एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ सूट इन अ कोर्ट. ऑर्डर ऑन एक्सपायरी
ऑफ लिमिटेशन पीरियड, एलपी मतलब लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ सूट इन कोर्ट। वो आया था ना वहां पे कि ऑर्डर आ गया, एक्सपायर हो गया भैया, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है, कि सूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड जा चुका है, तो उसका भी हमेशा क्या आता है, ऑर्डर ही आता है। अगर कभी भी लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो उसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। वो ऑर्डर अपीलेबल है? नो, ये ऑर्डर अपीलेबल ही नहीं। उसकी एक्सेप्शन 5 हैं, वो अभी करने वाले हैं, बस 5 एक्सेप्शन। और लास्ट लिख लो 5वां, ऑर्डर फॉर कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, जब्त कर लो इन द डिस्प्यूट, इन द डिस्प्यूट। तो कई बार क्या होता है, ऑर्डर दे दिया जाता है, छठा भी लिख लो, नॉट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, नॉट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी। तो कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या है, आपके गुड्स जब्त कर लिए जाएं। तो डिस्प्यूट में गुड्स को जब्त कर लिया, पेरिशेबल होते हैं तो बेच दिए जाते हैं, खराब हो जाएंगे ना, तो पैसा मनी के टर्म में मिल जाता है। प्रॉपर्टी है नॉट टू डिस्ट्रॉय, भाई प्रॉपर्टी, वही दबंग आदमी कह रहा प्रॉपर्टी खत्म कर दूंगा, उसको ऑर्डर दे दिया, वही कहानी है, इसको स्टे ऑर्डर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोल सकते हो। असली में मैं ऊपर क्या दे रहा था आपको, एग्जाम्पल ही तो दे रहा था। ऑर्डर ऑर्डर का आ गया, इतने एग्जाम्पल लिख के आ जाओगे, बड़ी बात है। कहता है एज पर सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी इन जर्नल नो अपील लाइस अगेंस्ट ऑर्डर, पक्का लिख लेना ये। तो क्या बोलते हैं भाई, इन जर्नल अपील आप कर ही नहीं सकते, नो अपील अगेंस्ट ऑर्डर। पर क्या लिखोगे, देयर आर 5 एक्सेप्शंस, देयर आर 5 exceptions in which appeal is filed under section 104, under section 104 list of 5 appealable order, list of 5 appealable order, list of 5 appealable order। 5 अपीलेबल क्या है, ऑर्डर है। देख लो क्या है वो, टाइम है ही अपने पास, ये रहे वो 5 अपीलेबल ऑर्डर। पहला क्या है, नोट डाउन कर लिया था ना वो, टफ तो नहीं लग रहा ना, इजी है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखवा दिया आपको। ये भी ऑन होती है क्या ट्यूबलाइट, देखना है कोई बटन इसका, हाँ ऑन ही करो यार इसको। चलो क्या कह रहा है,
असली में बंद ही कर दो, इसकी रिफ्लेक्शन आ गई इसके ऊपर, बंद कर दो। हाथ कानून के हैं, क्या बात है, गुड, दिखाई नहीं दे रहा था। क्या कह रहा है, सबसे पहला ये एक्सेप्शन है जी 5, जहाँ पे आप ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकते, अपीलेबल ऑर्डर लिखा है ना, कितने ऑर्डर हैं 5। पहला क्या है, सेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन, जो ऑर्डर किस में दिया गया हो, सेक्शन 35A के अंदर दिया गया हो। और क्या ऑर्डर दिया गया, कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वैक्सीसियस क्लेम विद इन द प्रिकुलरी जुडिक्शन। प्रिकुलरी मतलब समझते हो ना, मॉनेटरी जुडिक्शंस ऑफ द कोर्ट, बट only for the limited grounds and no order should have been made or order should have been made for lesser amount। और क्या लिखा है, lesser amount। अरविंद केजरीवाल, तो उसने क्या गलत आरोप लगाया, वैक्सीसियस क्लेम। क्या गलत आरोप लगाया उसने कि जो अरुण जेटली है, मतलब चले गया, कि ये करप्ट आदमी है। तो बाद में कोर्ट ने प्रूफ किया कि बंदा करप्ट नहीं है। मुझे बताओ, एक आदमी की तुमने रेपुटेशन, ऐसे मान लो समाज में कई लोगों की इज्जत होती है भाई बहुत ज़्यादा, और तुमने उसकी इज्जत क्या कर दी है, खराब कर दी। कोशिश क्या, फैसला, मतलब बीच में जब हो रहा है ये सब तो खराब हो रही है कहीं ना कहीं। अब आपको बताइए, आजकल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है, फेक न्यूज़। ये मेरे को किसी बच्चे ने भेजा, सोशल मीडिया, ठीक है, मैं सही है यार, सही कह रहा है असली में। तो इसको बंद कर दो ना, अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है सर, मैं तो सांस लूँ, ठीक है, लो बेटा, तुम तो समझोगे ना, बच्चे हैं वो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरा लड़का है ऐसे, अभी भी उसके चोट लग गई, चैन नहीं। अरे भाई तेरे सर पे लगी हुई है, दोबारा मार देगा, अभी तो वो ठीक भी नहीं हुआ। यहाँ पेरेंट्स को कितने दर्द होगा तुझे क्या पता है। तो ये फीलिंग जब तक मतलब है पेरेंट्स खुद नहीं बनता, आदमी नहीं आती, सच्चाई है। और क्या है, मैं मतलब काल्पनिक कर लूँ, जब मान लो मेरी मैरिज नहीं है, बच्चे नहीं है, मैं ऐसे कर लूँ। हाँ भाई, जो CS का पेपर दे रहा है, 1 नंबर से जिसका अटेम्प्ट रहता है ना, उनको पूछा करो भाई, पगला जाता है बच्चा बिल्कुल। और एक रिजल्ट देखा था, पता नहीं क्या नंबर थे भाई, 56, 57 ऐसे पता नहीं क्या, और एक में 39 नंबर थे, अटेम्प्ट ही रह गया। बता, सब में 50 की लाइन में, एक में 39, उनमें भी कितना दुख है यार। ना पेपर एग्जाम्प्ट हुए, ना पास हुआ, अब फिर पढ़ना है, फिर दोबारा से तैयारी होती है, बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं, हाँ बेटा, सर मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, अभी तो आपको ऐसे ऐसे झटके लगेंगे जो आपको पता ही नहीं है कि ऐसा ऐसा भी खेल है। इसलिए आप सर वाला काम करो। इसलिए गरिमा काम क्या करना है, 60+ मार्क्स ही 60+ लेके आने, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 61 आ जाए, 60 भी आ जाए चलेगा, बस। हाँ, चाहे कुछ हो जाए, 100 नंबर का पेपर अटेंड करके आना है। JIGL MCQ वाले मत कर देना, नेगेटिव मार्क में पहले ही बता रहा हूँ। JIGL और जो हमारा ये कौन सा पेपर है, कंपनी लॉ और सेटिंग अप, टैक्स का नहीं बताऊंगा। टैक्स में भी एक ट्रिक शायद मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पता नहीं, बताएंगे फिर आपको। तो समझ गए। अब फैसला आ गया कि भैया जेटली गैस साफ सुथरा आदमी है, नीट एंड क्लीन है। अब जेटली कह रहा विक्सीसियस क्लेम करूंगा तेरे ऊपर, कंपनसेशन चाहिए मुझे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा सर? ये जो भी है वेक्सेशियस, बेहुदा मतलब केस लगा दिया था ना, गलत। हाँ। तो विक्सीसी अब वो चाहता है कि उसके लिए पैसा चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, डिफॉर्मेशन सूट, आपको मैंने बताया था। तो अगर वो ऑर्डर आया तो उसके अगेंस्ट क्या है, आप अपील कर सकते हो। बाकी मॉनेटरी लिमिट जुडिशियल जो भी जुडिक्शंस होगी कोर्ट की, उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी लिमिट वहाँ पे बता रखी होगी। उसके बाद ये वाला 91, 92 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। पब्लिक न्यूसेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पब्लिक न्यूसेंस, तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर वो 4 लड़के रेंज रोवर ला के या कोई भी बड़ी सी गाड़ी ला के भाई ऐसे वो गलत काम कर रहे हैं,
कोई ट्रस्ट है, कोई मंदिर है, वो गलत काम कर रहा है, आ गई बात समझ में? बाबा राम रहीम या कैसे लोग हैं भाई साहब, रिलीजियस पैसा आ रहा है और उस पैसे का गलत यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी आप लोग क्या है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। आपको वो अरेस्ट कर लिया और जेल ले गए, मारे आपके बहुत बढ़िया तरीके से, कंपनसेशन अरेस्ट किया था जो मुझे, गलत अरेस्ट किया था, ठीक है। बस ये लाइनें याद रखनी है। और ये क्या है भाई साहब, an order under any of the provisions of the code imposing a fine or direction to arrest or detention in the civil prison to any person. यहाँ पे हुई है except the arrest or detention is execution or decree. An order under any provision of the code imposing a fine, आपके ऊपर कोई फाइन लगाया गया, डायरेक्शन दी गई है इसको अरेस्ट कर लो या डिटेन कर लिया जाए, जेल में बंद कर दो इसको, ऑर्डर आ गया जी, तो क्या कर लेंगे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। पर अगर वो बोनाफाइड है, वो चीज़ जेन्युइन है, फिर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है तो नहीं हो सकता। और लास्ट में क्या है, जो रूल्स के अंदर बताया, रूल क्या था इसका, वो वहाँ पे बताया था ना, आगे कौन सा रूल था वो, 53 क्या था वो, देख लो, मैंने तो तुक्का मारा है, वहाँ लिखा था नंबर, पता नहीं वो आगे जो थे, ऑर्डर 43, सॉरी 53 नहीं, कौन सा ऑर्डर है ये, एनी ऑर्डर मेड अंडर द रूल फ्रॉम विच एन अपीलेबल इज एक्सप्रेस अलाउड बाय द रूल्स अंडर, ऑर्डर लिख लेना, ऑर्डर कौन सा, 43। पॉइंट 4 में क्या हो रहा है कि आपके ऊपर फाइन इंपोज किया गया, या आपको अरेस्ट कर लिया, या आपको जेल में डाल दिया, तो आप उस केस के अंदर क्या कर सकते हो, वो जो ऑर्डर आया है कि भैया इसको जेल में डाल दो, उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, एक्सेप्ट कि कोई डिक्री ना आ चुकी हो, ओनली ऑर्डर आया हो, ओनली क्या आया हो, हाँ बस, तो डिक्री होने से पहले कोई भी अगर ऑर्डर दिया है कि जाके जी इसको डाल दो जेल में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। नो अपील लाइज, ये तो आपको पता ही है, ये ऑर्डर का कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, कि ऑर्डर के अगेंस्ट तो अपील होगी ही नहीं, ठीक है। बाकी ये आप पूरा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो पैरा आप घर जाके पढ़ोगे, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन तो आपको दिया ही हुआ है। तो आज 3 क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन, 3 में से एक आना ही आना है, डिक्री का पूरा कॉन्सेप्ट और ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस, और ये ऑर्डर की 5 एक्सेप्शन। तो इन 3 में से एक क्वेश्चन डैम श्योर हूँ आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।